बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब तक हम अपनी शायरी के साथ ख़ुद मुखलिस नहीं हैं और हम ख़ुद अपनी शायरी में बेहतरी लाने की कोशिश नहीं करते, कोई दूसरा हमारी शायरी में बेहतरी नहीं ला सकता। कुछ दोस्त जो असातिज़ा से इस्लाह ले रहे हैं वो भी कच्ची पक्की सी मशक़ करके उस्ताद के सामने पेश कर देते हैं और सारा काम उस्ताद पे छोड़ देते हैं। अगर यही सिलसिला रहेगा तो आप इस्लाह तो लेंगे, लेकिन जब आप नया कलाम लिखेंगे उसमें वही गलतियाँ फिर से मौजूद होंगी। तो आप ख़ुद अपने कलाम में इस्लाह कैसे करें और कैसे बेहतरी लाएं, इसके लिए आपको बार बार कलाम को परखना है। जितनी बार आप परखेंगे उतनी बार मज़ीद बेहतर कलाम होता चला जाएगा। कलाम को किस तरीके से परखें, किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के परखें और किन किन ज़ावियों से देखते हुए परखें, इस सिलसिले में हमारा ये 7वां वीडियो लेक्चर है। इससे पहले जो वीडियो लेक्चर गुज़रे हैं उनमें हम ये जान चुके हैं कि मश्क का दुरुस्त तरीका क्या है, वज़न को परखने का दुरुस्त तरीका क्या है, मज़मून को किन ज़ावियों से देखा जाए कि मज़मून के ज़िमन में आने वाले उयूब कलाम में ना हों, और लफ्ज़ों का हुस्न तरतीब क्या अहमियत रखता है और इसका ख़्याल ना रखने से कौन से उयूब हमारे कलाम में आ जाते हैं, इस सिलसिले में हम बात कर रहे हैं। पिछले सबक में हमने पढ़ा ताक़ीद लफ्ज़ी के ज़िमन में कि कलाम में रवानी और सलासत की क्या अहमियत है और इसका हद दर्जा ख़्याल रखना क्यों ज़रूरी है, और ऐब तनाफ़ुर के बारे में हमने पढ़ा। इसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाएंगे। एक ऐब है जिसका नाम है तकाबुल रदीफ़ैन। आप अहबाब जानते हैं किसी भी गज़ल के मतले में दोनों मिसरों के अंदर काफ़िया और रदीफ़ मौजूद होते हैं और दीगर अशार में सिर्फ दूसरे मिसरे में काफ़िया और रदीफ़ मौजूद होते हैं। लेकिन अगर मतले के अलावा किसी दूसरे शेर के पहले मिसरे के अंदर रदीफ़ का ज़्यादातर हिस्सा या सारी रदीफ़ दोहरा दी जाए तो उसे तकाबुल रदीफ़ैन कहते हैं। तकाबुल रदीफ़ैन के बारे में बाज़ दोस्त ज़रा ज़्यादा शिद्दत पसंदी से काम लेते हैं, लेकिन मेरी राय में ये रियाजी के कुलिये जैसा नहीं है कि हम कोई हद मुकर्रर कर दें कि इतने लफ्ज़ आ गए तो वो तकाबुल रदीफ़ैन होगा और इससे कम आए तो तकाबुल रदीफ़ैन का ऐब शुमार नहीं होगा। इसमें सिर्फ आपका ज़ौक़ जो है वो फ़ैसला कर सकता है कि यहाँ पे तकाबुल रदीफ़ैन हुआ या नहीं हुआ। आपने देखना ये है कि पहले मिसरे के अंदर इतने हरूफ रदीफ़ के दोहरा दिए जाएं कि जिससे पढ़ने वाले या सुनने वाले को ये शायबा हो कि शायद ये भी मतले की तरह दोनों मिसरों को मुरद्दफ़ और मुकफ़ा लाया गया है, तो फिर वो तकाबुल रदीफ़ैन होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर चाहे अक्सर अल्फाज दोहरा दिए जाएं वो तकाबुल रदीफ़ैन नहीं होगा। बाज़ औक़ात पूरी की पूरी रदीफ़ दोहरा देने से भी तकाबुल रदीफ़ैन का ऐब नहीं आता। मिसाल के तौर पे कहीं पे हैं रदीफ़ है या है रदीफ़ है, वो पूरा का पूरा लफ्ज़ हमने पहले मिसरे में भी दोहरा दिया, लेकिन काफ़िया ऐसा मुनफरिद है या काफ़िए की जगह पे ऊपर वाले मिसरे में कोई ऐसा लफ्ज़ आ रहा है जिससे ज़रा भी शायबा नहीं होता कि यहाँ पे काफ़िया और रदीफ़ लाया जा रहा है, तो फिर वहाँ पे तकाबुल रदीफ़ैन नहीं होगा। मिसाल के तौर पे यास ये गाना का शेर है, हुस्ने बेतमाशा की धूम भी मुअम्मा है, कान भी है नामहरम आँख भी तरसती है। तो अब इसमें तरसती, बरसती, सस्ती ये काफ़िए हैं और है रदीफ़ है, और है जो रदीफ़ है ये ऊपर वाले मिसरे में भी पूरा लफ्ज़ दोहराया गया है, लेकिन ऊपर वाले मिसरे में है मुअम्मा है और नीचे वाले मिसरे में है तरसती है। अब इसमें मुअम्मा और तरसती में ऐसा बोध है कि हम कोई ये गुमान नहीं कर सकता कि शायद ये काफ़िया रदीफ़ लाया गया है इसके पहले मिसरे में, है अगरचे पूरे का पूरा लफ्ज़ दोहरा दिया गया है, तो इस सूरत में भी यहाँ पे तकाबुल रदीफ़ैन नहीं होगा। हालांकि बाज़ दोस्त ये कहते हैं जी बिल्कुल आखिर में सिर्फ बड़ी ये भी आ जाए दोनों में तो भी नहीं होना चाहिए, छोटी ये है अगर रदीफ़ का आखिरी हरफ तो पहले मिसरे में छोटी ये नहीं होनी चाहिए आखिर में। तो ये पाबंदी जो है ये ज़ायद है। हम हर शेर को अलग से देखेंगे तकाबुल रदीफ़ैन इसमें है या नहीं है। किसी एक कुलिये पे हम सब को ऐब में शुमार नहीं कर सकते और सब को ऐब से आज़ाद
بھی تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ریاضی کا کلیہ نہیں ہے، یہ شاعری ہے، اس میں سننے اور سنانے کا تعلق ہے۔ جہاں پہ سننے والے کی سماعت ذرا سی ناگواری محسوس کر رہی ہو وہاں پہ یہ عیب موجود ہوگا، اور جہاں پہ سماعتیں لطف اندوز ہو رہی ہیں شاعری سے وہاں پہ یہ عیب شمار نہیں ہوگا۔ تو قابل ردیفین کی گفتگو تھوڑی زیادہ اس لیے ہو گئی کہ اس بارے میں بہت زیادہ شدت پسندی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ بعض دوست تو بالکل اس عیب کو جانتے نہیں ہیں، وہ بھی چلو اس سے جان جائیں گے، اور جو دوست اس پر زیادہ شدت سے عمل پیرا ہیں کہ بالکل بھی کوئی حرف بھی پہلے مصرعے میں ردیف کا نہیں آ سکتا، تو وہ بھی اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلے ویڈیو لیکچر میں ہم جانیں گے کہ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لفظوں کا انتخاب اور لفظوں کا حسن ترتیب، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کون کون سے عیوب ہم اپنی شاعری سے دور کر سکتے ہیں، ان پر گفتگو کریں گے۔ آپ اس سلسلے کے تمام ویڈیو لیکچر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے کلام میں بہتری آئے گی اگر آپ یہ ویڈیو لیکچر دیکھ کر ان پر عمل کریں گے۔ اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم۔